हेलो स्टूडेंट, इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 है। बायो वाला हम के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। इसमें हमको बताना है कि जो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि लाइफ ओरिजिनेट होती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, लेकिन वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कैसे ओरिजिनेट होती है उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ा था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा था। फिर फर्स्ट सेलुलर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। उसके बाद कुछ थ्योरी आई थ्योरी ऑफ लाइफ के बारे में, जिसमें 4 पढ़ाए थे। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कॉस्मोजोइक या पंसपेर्मिया थ्योरी, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको डिस्प्रूव कर दिया था लुईस पास्चर ने अपना स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट करके। उसी में बता थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, उसी में लुईस पास्चर ने प्रूव किया था जो लाइफ है ओरिजिनेट होती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ से आती है। तो उसी को आगे एक थ्योरी बताती है जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। ओपेरिन एंड हेल्डन थ्योरी, इसको कीमोसिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। कीमोसिंथेटिक या कीमोजेनिक दोनों एक ही नाम है। सबसे पहले जान लेते साइंटिस्ट कहाँ थे। ओपेरिन जो थे वो रसिया के थे, रसिया। जबकि हेल्डन जो थे तो जो इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड पैदा इंग्लैंड में हुए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही इंडिया में शिफ्ट हो गए थे, सेटल हो गए थे इंडिया में, और उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली थी। तो ओपेरिन रसिया के थे, हेल्डन इंग्लैंड के थे। बाद में सेटल हो गए इंडिया में, इंडिया के उड़ीसा भुवनेश्वर में। आगे ये थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये क्या बोलते हैं, ये दोनों साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? लाइफ ओरिजिनेट इन वार्म वाटर या वाटर, लाइफ ओरिजिनेट इन वार्म वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियन, प्रिमिटिव ओशियन by reaction between simple organic compound, simple organic compound ब्रैकेट में फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले ओपेरिन एंड हेल्डन थ्योरी को कीमोसिंथेटिक थ्योरी भी कहती है। ये ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। ओपेरिन जो थे वो रसिया के थे, हेल्डन जो इंग्लैंड के थे, बाद में सेटल हो गए इंडिया में और इंडिया की सिटीजनशिप ले ली। ओके, उसके बाद एक थ्योरी बोलती क्या है? थ्योरी बोलती है लाइफ ओरिजिनेट हुई वाटर या वाटर में, और ये रिएक्शन बिटवीन किससे रिएक्शन की? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने थे? फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इतना नोट करिए, तो फिर आगे बताते हैं। और इसको हम एक फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले जब हमने कंडीशन ऑफ अर्थ, जब ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स एगो में, तो देखे थे टेम्परेचर जो अर्थ का था बहुत ज़्यादा था, 800 से 900 डिग्री सेल्सियस था। तो वहाँ पे ऐसा कुछ बन पाना बहुत ही नामुमकिन था। तो वाटर नहीं बनता था, वाटर वेपर्स बनता था। वाटर वेपर बनता था तो एटमॉस्फेयर में चला जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, अर्थ की टेम्परेचर कूलिंग हुई, ठंडा होता गया धीरे धीरे, तो वाटर वेपर्स
क्लाउड बना लिए, बादल बना लिए और बहुत दिनों तक लगातार बारिश होती रही। कई सालों तक, बिलियंस ईयर तक कंटिन्यूस रेन हुआ। रेन होने के बाद चारों तरफ पानी ही पानी हो गए। जहाँ पे गड्ढे थे, डिप्रेशन थे, वो सारे वाटर से फुलफिल हो गए, भर गए। और वही जाके वही वाटर जो बना के बना लिया प्रिमिटिव ओशियन, यानी लिखिए ना प्रिमिटिव ओशियन। उस प्रिमिटिव ओशियन में जब हम उस प्रिमिटिव ओशियन में जो गैसेस थे, जैसे हमने बताया था CH4 था, अमोनिया था, वाटर वेपर्स था, ये आपस में रिएक्ट करके आगे कैसे प्रोसेस को चलाते हैं उसको हम चार्ट वाइज समझेंगे, इतना नोट करिए। मिटाएं, ओके। चार्ट से भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक ही बार में पूरा बोर्ड पे आ जाएगा। तो सबसे पहले उसी प्रिमिटिव ओशियन के अंदर जो गैसेस थी, CH4 था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, ये रिएक्ट किए, आपस में इंटरैक्ट किए और बना लिए एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल का फॉर्मेशन किए। कहाँ हो रहा है? अच्छा, यहाँ एनर्जी की भी जरूरत पड़ी थी। एनर्जी उस समय थी क्या थी? अल्ट्रावायलेट रेज थी जो सोलर से सूर्य से आ रही थी, लाइटनिंग थी, वॉल्केनिक हीट थी, उससे एनर्जी मिलकर ये सब इंटरेक्ट होते थे, एनर्जी। अब ये होता कहाँ था? इन वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियन। इन वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियन। आगे यही एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल आगे चल के इंटरेक्ट हुए आपस में और ये बनाए सिंपल शुगर प्लस एमिनो एसिड। और ये सिंपल शुगर, एमिनो एसिड फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल थे, फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल। ये सब क्वेश्चन है, फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल डायरेक्ट पूछे तो पहले क्या था फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल, तो कहेंगे सिंपल शुगर और एमिनो एसिड, और एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सिंपल शुगर, एमिनो एसिड आगे चलती, एमिनो एसिड बनाए प्रोटीन, और शुगर कार्बोहाइड्रेट होते बनाए, सैकेराइड्स होते बनाए पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स। और ये प्रोटीन और कुछ बनाए थे, फैटी एसिड भी बनाया था, फैटी एसिड। जो प्रोटीन बनी वो नॉन एंजाइमेटिक थी, ओके। सिंपल शुगर बना, इम्यूनो एसिड बना जो फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल था, इसमें हुआ पॉलीमेराइजेशन, बना पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन और फैटी एसिड। इसके अंदर क्या हुआ? पॉलीमेराइजेशन, मतलब मोनोमर से बहुत सारे मोनोमर मिलकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे हुआ पॉलीमेराइजेशन। बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाए, बहुत सारे शुगर मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाए, और ये मिलके आपस में फैटी एसिड मिलके आपस में लिपिड, फैटी एसिड आपस में मिलके लिपिड बनाए, प्यूरिन्स और पैरिमिडीन, प्यूरिन्स और पैरिमिडीन, नाइट्रोजनस बेस भी बनना शुरू हो गए।
अब ये सब आपस में मिलकर न्यूक्लियोसाइड प्लस एंड न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करने लगे। सब इंटरेक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बनना। अब इसके बाद बनना है जेनेटिक मटेरियल, मतलब न्यूक्लिक एसिड बनना है। अब ये ऐसे पता चलेगा कि कौन सा न्यूक्लिक एसिड बनेगा, डीएनए पहले बनेगा कि आरएनए पहले बनेगा। तो इसको बनने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, जो एंजाइम प्रोटीन से बनती है, एंजाइम प्रोटीन से बनती है, लेकिन प्रोटीन यहाँ पे नॉन एंजाइमेटिक है। तो देखा गया सबसे पहले आरएनए बना। क्यों कि आरएनए खुद एक ऐसे आरएनए होते हैं जो एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, इसलिए पहले आरएनए बना। तो आरएनए का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए आरएनए इज द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। आरएनए फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, यही हेरिडिटरी मटेरियल ऐसे अल्टमान ने 1980 में बताया था। ठीक है, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ और हेरिडिटरी मटेरियल। फिर आरएनए से उतना स्टेबल आरएनए था नहीं, इसके बाद में तो डीएनए बन गया, मोस्ट स्टेबल डीएनए। अच्छा, इसी आरएनए में अगर हम प्रोटीन को ऐड कर दें, आरएनए प्लस प्रोटीन, तो बना लेता है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन जो वायरस लाइक, वायरस के अंदर पाया जाता है, वायरस लाइक। आरएनए प्रोटीन देखा तो बन गया न्यूक्लियो प्रोटीन जो वायरस लाइक थे। और वायरस बनने का फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म। ये जो वायरस होते हैं नॉन सेलुलर होते हैं, तो इसको कह देते हैं फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म। इसे बोला गया ईओबायोन्ट। ईओबायोन्ट फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स, इसे बोला गया ईओबायोन्ट। और आरएनए प्रोटीन और डीएनए मिलके एक सेल के लिए क्या जरूरत है कि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो, आरएनए हो, और एक सेल मेम्ब्रेन हो, सेल वॉल हो। तो ऐसे सारे मटेरियल मिलके जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए प्रोटीन बन गया। बस सेल ऑर्गेनल जो सेल ऑर्गेनल होते वो नहीं बन पाए, ये सब था। और उसके अराउंडिंग चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन आ गया, तो एक सेल का फॉर्मेशन कर लेते फर्स्ट सेल। लेकिन वो उसके अंदर सेल ऑर्गेनल नहीं थे, इसलिए वो प्रोकैरियोटिक बना। फर्स्ट सेल प्रोकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक आते हैं एनारोबिक और हेट्रोट्रॉपिक, मतलब ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते थे, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड। फर्स्ट सेल बने प्रोकैरियोट, एनारोबिक, हेट्रोट्रॉपिक। इतना देखिए, ये आरएनए खुद एंजाइम की तरह वर्क कर रहा था, जिसे कहते हैं राइबोजाइम। और आरएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ अच्छा, ये सब जितना भी चीज़ें हो रही थी, ये सब प्रिमिटिव ओशियन में हो रहा था। प्रिमिटिव ओशियन में एक जगह सब एक्यूमुलेशन ऐसे करके हो रहा था। तो हेल्डेन ने इनको एक हॉट डाइल्यूट सूप का नाम दिया, ऐसे बता देते हैं, हॉट डाइल्यूट सूप नाम दिया हेल्डेन ने, जिसे प्राइमोर्डियल सूप भी कहते हैं। प्रिमिटिव ओशियन में सारी चीज़ें आपस में कॉम्प्लेक्स बना के चीज़ें हो रही थी, और उसको हेल्डेन साहब ने प्राइमोर्डियल सूप या हॉट डाइल्यूट सूप नाम, जितना याद रखना। आरएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग था, न्यूक्लियर प्रोटीन वाले फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स यूबायोन, फर्स्ट सेल प्रोकैरियोटिक और एनारोबिक, हेट्रोट्रॉपिक।
अब ओपैरिन ने जैसे ये हो रहा है, ये तो मान लो एजम्पशन है, ऐसा एक एक्सपेरिमेंटली लैब में नहीं किया था, ऐसा माना गया था, ऐसा सोचा गया था। लेकिन यही चीज़ ओपैरिन ने जब लैब में किया था, सेम यही कंडीशन अप्लाई करके, तो लैब में पूरा कंडीशन यही दिया था और बनाया था, तो उन्होंने पूरा ओपैरिन ने नोट करिए उतना, नोट करिए, नोट करिए। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा थ्योरी देखा, ओपैरिन हैंडलर थ्योरी जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। इन्होंने बताया कि जो प्रिमिटिव ओशियन में जो गैसेस थे आपस में इंटरेक्ट होकर एनर्जी रिसीव की, एनर्जी प्राप्त की, उसके बाद वाटर प्रिमिटिव ओशियन में इंटरेक्ट होकर एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल बनाए जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, फिर आपस में इंटरेक्ट होकर शुगर बनाए, एमिनो एसिड बनाए जो फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल बना। ये आपस में पॉलीमराइज होकर एमिनो एसिड, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, और सिंपल शुगर सैकेराइड्स होते हैं, और बहुत सारे सैकेराइड मिलकर पॉलीसैकेराइड बनाए, फैटी एसिड भी नहीं। लेकिन उस समय जो प्रोटीन बनी नॉन एंजाइमेटिक, तो एंजाइम की तरह वर्क नहीं करते थे। ओके, और बहुत सारे फैटी एसिड मिलकर लिपिड्स, और लिपिड्स के बाद नाइट्रोजनस बेस बनना शुरू हो गए, प्यूरिन्स, पेरिमिडिन्स, और वे प्यूरिन्स, पेरिमिडिन्स और सब मिल के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड भी बनाना शुरू कर दिया। अब जब न्यूक्लियोटाइड बन गए तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। लेकिन न्यूक्लिक एसिड दो हैं, डीएनए, आरएनए, तो सबसे पहले कौन बना? तो यहाँ पे एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो जब देखा गया प्रोटीन जो थी एंजाइम की तरह काम करती है, लेकिन यहाँ की जो प्रोटीन थे वो नॉन एंजाइमेटिक, तो देखा गया आरएनए, कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जो एंजाइम की तरह ही वर्क करते हैं, जिसे राइबोजाइम कहते हैं। तो सबसे पहले आरएनए बना, तो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, और यही फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल भी था। ऐसा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंटरेस्ट में दिया है, आरएनए वर्ल्ड जब पढ़ेंगे जब बताया है आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग था। उसके बाद आरएनए तब मोस्ट स्टेबल डीएनए बना, डीएनए से और आरएनए में जब प्रोटीन ऐड किए गए तो न्यूक्लियो प्रोटीन बना जो वायरस लाइक था, वो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स बना जिसे यूबायोन्ट कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट सेल बना जिसे प्रोकैरियोटिक, एनारोबिक और कीमो हेट्रोट्रॉप। यहाँ से फर्स्ट सेल बना जो प्रोकैरियोटिक था, एनारोबिक था और कीमो हेट्रोट्रॉप था, मतलब केमिकल से अपना फूड प्राप्त करता था। हेट्रोट्रॉप मतलब वो खुद अपना भोजन बना नहीं सकता, दूसरे पे डिपेंड है, लेकिन डिपेंड था केमिकल के ऊपर। तो इनका इवोल्यूशन कैसे आगे बढ़ा? प्रोकैरियोटिक एनारोबिक कीमो हेट्रोट्रॉप से बने प्रोकैरियोटिक कीमो ऑटोट्रॉप, फिर एनऑक्सीजेनिक, फिर ऑक्सीजेनिक, कि कैसे आगे इवोल्यूशन चला इसके बारे में देखते हैं। लिख लीजिए, इतना तब मिटा है। प्रोकैरियोटिक एनारोबिक कीमो हेट्रोट्रॉप। एनारोबिक ऑक्सीजन के पर ऑक्सीजन ले लीजिए, नहीं हो रहा था तो एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में। एनारोबिक कीमो हेट्रोट्रॉप, कीमो मतलब केमिकल से, हेट्रोट्रॉप मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, मतलब दे ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। They obtain energy from fermentation of organic compound या ऑर्गेनिक मैटर। दूसरे नंबर पे फिर कुछ इवोल्यूशन हुआ, मॉडिफाइड हुई तो बने प्रोकैरियोटिक, एनारोबिक,
कीमो ऑटोट्रॉफ, मतलब अपना भोजन बना लेते थे लेकिन वो केमिकल से बनाते थे। द सिंथेसाइज फूड, द सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर। एग्जाम्पल के लिए जैसे नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन पड़ेगा या मिनरल न्यूट्रिशन में दिया है। नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया ये इनऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए कीमो ऑटोट्रॉफ जैसे नाइट्रोसोमोनास एग्जाम्पल में है। आयरन बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। फिर इनके बाद प्रोकैरियोटिक एनारोबिक कीमो ऑटोट्रॉफ से एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बने। एनऑक्सीजनिक, इतना नोट चलो इसमें लिखो, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक, मतलब वैसे बैक्टीरिया आने लगे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब उनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल डेवलप हो गया। बैक्टीरियो क्लोरोफिल डेवलप, बैक्टीरियो क्लोरोफिल डेवलप, तो वो बैक्टीरिया क्या करते थे, CO2 और H2S रिजेक्ट करते थे। यहाँ पे सनलाइट की जरूरत पड़ती थी और अपना भोजन C6H12 O6 बना लेते थे, लेकिन रिलीज में सल्फर हुआ। अभी एग्जाम्पल में सल्फर बैक्टीरिया, मतलब अभी भी अभी में ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा था, मतलब एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग ही था। शुरू में जब प्रिमिटिव एथिन में हम जब अमोनिया मीथेन हाइड्रोजन से बना एल्डिहाइड कीटोन थे, लेकिन जहाँ तक केमिकल चला, जहाँ तक यूलोशन में केमिकल से शुरुआत हो रहा था, जहाँ केमिकल से एंड नहीं हुआ वहाँ तक चला केमिकल यूलोशन। आगे जब लिविंग आने लगे, प्रोकैरियोट आने लगे, कीमो ऑटोट्रॉफ आने लगे, फिर कीमो हेटेरोट्रॉफ से कीमो ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेटिक है, ये सब बायोलॉजिकल यूलोशन। अभी तक ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ, सल्फर बैक्टीरिया, इसके बाद इतना नोट के इसके बाद आएगा बेटा। चलो जब सबसे पहले प्रोकैरियोट में आए एनारोबिक हेटेरोट्रॉफ, कीमो हेटेरोट्रॉफ, उसके बाद एनारोबिक कीमो ऑटोट्रॉफ, फिर एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब फोटोसिंथेसिस करते थे लेकिन रिलीज सल्फर करते थे, सल्फर बैक्टीरिया काम करते थे। चौथा और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनके अंदर ट्रू क्लोरोफिल डेवलप हुआ। ट्रू क्लोरोफिल डेवलप, और ये अपना भोजन कैसे बनाते थे देखिए, हाइड्रोजन सोर्स वाटर, यहाँ सनलाइट, यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हुई, यहाँ बना फूड, यहाँ ऑक्सीजन। अब ये बैक्टीरिया कौन से थे, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो बैक्टीरिया। अब यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हुई तो यहाँ शुरू हुआ ऑक्सीजन का रिवोल्यूशन, ऑक्सीजन का क्रांति। पहले एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था,
तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, यहाँ से एटमॉस्फेयर चेंज रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग दूसरे नंबर पे O2 रिलीज हुई, O2 और O मिलके ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, तो ओजोन लेयर फॉर्मेशन और इसके बाद जब ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में बन गया तो अल्ट्रा वायलेट रेज डू नॉट इंटर इन द अर्थ, अल्ट्रा वायलेट रेज डू नॉट इंटर इन द अर्थ। जब ऑक्सीजन रिवोल्यूशन शुरू हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हुई, रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हुई, तो केमिकल इवोल्यूशन स्टॉप हो गया, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन शुरू हो गया। तो सबसे पहले जो लास्ट में पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसमें क्या देखा था, लास्ट में थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आया था। तो लुईस पास्चर ने प्रूव किया था कि लाइफ ओरिजिनेट होती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, लेकिन वो बता नहीं पाए थे कि वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ से आती है। उसको बताने के लिए दो साइंटिस्ट आए, वो पेरिन और हेल्डेन। उन्होंने बताया कि जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, सबसे पहले लाइफ कहाँ से आई थी पूरा बताएं, लेकिन ये एजम्पशन थे, ये ऐसे ही बताए थे, एनालिसिस पे, एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। अब इसको एक्सपेरिमेंटली किन किन साइंटिस्टों ने मिलकर प्रूव किया था, यही कंडीशन, जैसे प्रिमिटिव ओशियन में सब कुछ मिले, कॉम्प्लेक्स बना, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, पॉलीमराइजेशन हुआ, न्यूक्लिक एसिड बना, डीएनए आया, आरएनए आया, जैसे एजम्पशन किए उसी को अब लेबोरेटरी के अंदर दो साइंटिस्ट यूरे और मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया कि जैसे, अभी प्रूव करना चाहते कि जैसे हुआ वैसे लेबोरेटरी के अंदर वही एनवायरनमेंट दिया, वही एटमॉस्फेयर दिया और प्रूव किया कि जैसे प्रिमिटिव ओशियन में हुआ था आगे वैसे हुआ। देखिए उतना मतलब फर्स्ट बना प्रोकैरियोटिक एनारोबिक कीमो हेट्रोट्रॉप, उसके बाद प्रोकैरियोटिक कीमो ऑटोट्रॉप है जो केमिकल से अपना भोजन बनाते थे, खुद बनाते थे लेकिन केमिकल से। फिर आया एनाऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, मतलब फोटोसिंथेसिस से बना, ट्रू क्लोरोफिल नहीं था लेकिन बना लेते थे, लेकिन सल्फर रिलीज होता था, सल्फर बैक्टीरिया एग्जाम्पल में थे। लास्ट में आया ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन अलगी थी, उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज हुआ, वहाँ से ऑक्सीजन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हुआ, ऑक्सीजन लेयर O2 से मिल ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन की, और बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स जो अल्ट्रा वायलेट रेज था वो अर्थ पे नहीं आ पाए, मतलब लोग एब्जॉर्ब कर लिए ओजोन लेयर। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कैसे लेबोरेटरी के अंदर यही कंडीशन सारा देख के लेबोरेटरी के अंदर कैसे प्रूव किया, तो उसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में।